सुप्रभात। कृष्ण ने गीता में अपने भक्त के कुछ और लक्षण बताए। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः। अनपेक्षः यानी अगर तू किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अगर तू बाहर और भीतर यानी बाहरी और आंतरिक रूप से शुद्ध है। उदासीनो गतव्यथा अगर तू बीते हुए समय की व्यथाओं से मुक्त है। उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी अपने द्वारा की गई शुरुआत से अगर तू त्याग सकता है उसे, तो यो मद भक्ता समे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। सुप्रभात, और मैं हूं आपके साथ रामवीर श्रेष्ठ। और सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन। लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए लिया जाएगा डाकघर विधेयक 2023। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, दूसरी तिमाही में विकास दर दुनिया में सबसे अधिक। राज्यसभा में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा सभी क्षेत्रों में हो रही है बेहतर आर्थिक प्रगति। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। दुनिया भर से हजारों निवेशक और प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। इस अवसर पर लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र और विद्यार्थी समुन्नति महोत्सव का भी करेंगे उद्घाटन। और तमिलनाडु में थमा तूफान मिचोंग, लेकिन तबाही का मंजर चारों ओर अभी भी बरकरार। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को दूसरी किश्त के रूप में जारी किए 450 करोड़। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। लोकसभा में आज डाकघर विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए लिया जाएगा। वहीं दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों से के कामकाज भी लिए जाएंगे। इससे पहले कल यानी संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन का प्रावधान है। ये अधिनियम विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित है। विधेयक में तेलंगाना के लिए केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है, जिसका नाम समक्का सरक्का होगा। इससे भारत की जनजातीय आबादी को उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं प्राप्त होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में आर्थिक हालात बेहतर हैं और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व में विनिर्माण के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा आकर्षक स्थल है। उन्होंने सदन में मंगलवार को हुई बहस का जवाब देते हुए उद्योग जगत में देश की उपलब्धियां भी गिनाई। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रत्यक्ष कर संग्रह में करीब 22% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि जीएसटी का मासिक संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा है। जुलाई से सितंबर के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखी गई और भारत ने सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था की गति को लगातार बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में 7.6% की वृद्धि दर हासिल करना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने कहा कि केवल पिछले 8 वर्ष में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई योजनाओं के कारण विनिर्माण क्षेत्र भी अब अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। सीतारमण ने कहा कि बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% से घटकर 10% पर आ गई है। उन्होंने बताया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। Second quarter growth has been very high. It's the highest in the world and we continuously maintain that momentum
of being the fastest growing economy. During the same quarter, July to September 23, the third and the fourth largest economies of the world contracted, sir. Germany contracted by 0.4% and Japan contracted by 2.1%. The other emerging economies, which are largely credited to be the engine of growth for the world as a whole, even emerging economies such as Vietnam grew by 5.33%, Malaysia by 3.3%, and Thailand by just about 1.5%. So when you compare all these developments around the world, and for India to have reached 7.6% in the second quarter is a very significant number that we cannot afford to miss. In just last 8 years, sir, India has become the 5th largest economy from being the 10th largest in 2014. So just in these last 8 years, we have reached the 5th largest in size. जाहिर तौर पर भारत के लिए गौरव का विषय है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में, अगर आप यूएनओ में पंजीकृत देशों की बात करें तो करीब 193 देश वहां पर रजिस्टर्ड हैं। और भारत की वित्त मंत्री भारतीय संसद में खड़ी होकर जब कहती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से चल रही है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में सुबह करीब 10:30 बजे वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन समूह को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड को निवेश के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 एक बड़ा कदम है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज यानी 8 और 9 दिसंबर 2023 को शांति से समृद्धि विषय के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से हजारों निवेशक और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ साथ प्रमुख उद्योगपति भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र और विद्यार्थी समुन्नति महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य कलाकारों, वास्तुविदों, फोटोग्राफर्स, कला विशेषज्ञ और आम लोगों के बीच सांस्कृतिक संवाद को मजबूत बनाना है। इस महीने की 9 से 15 तारीख तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। इस महोत्सव के दौरान संबंधित कलाकारों और विशेषज्ञों के बीच विचार के आदान प्रदान का अवसर भी मुहैया कराया जाएगा। द्विवार्षिक में प्रत्येक दिन थीम आधारित प्रदर्शनियां होंगी जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगी। पहले दिन रीट ऑफ पैसेज डोर्स ऑफ इंडिया से लेकर 7वें दिन शेपिंग द बिल्ट सेलिब्रेटिंग वीमेन इन आर्किटेक्चर तक प्रतिभागियों के लिए एक विविध और समृद्ध अनुभव का वादा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को विकास भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम के जरिए बातचीत करेंगे। देश से हजारों लाभार्थी 2000 विकास भारत संकल्प यात्रा गाड़ियां, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सामान्य सेवा केंद्र इस कार्यक्रम में आभासी तौर पर जुड़ेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के सभी प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। विकास भारत संकल्प यात्रा देश भर में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं का फायदा सभी लक्षित लाभार्थियों को समयबद्ध ढंग से मिले। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मानित किया। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए जवानों के समर्पण को अद्वितीय बताया। प्रधानमंत्री ने लोगों से एक्स पर आग्रह किया कि वे सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में योगदान करें। बता दें कि 1949 के बाद से 7 दिसंबर को हर वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हम अपने बहादुर सैनिकों के साहस, प्रतिबद्धता और बलिदान का सम्मान करते हैं।
राष्ट्र की रक्षा के लिए उनका योगदान अद्वितीय है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान करें। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हम अपने वीर जवानों को याद करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय लीडरशिप पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कृत्रिम मेधा यानी AI को प्रबंधन शिक्षा से जोड़ने की मांग की और कहा कि जो इसे जानता है और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करता है, उसे अपनी नौकरी जाने का कोई डर नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के समावेशी विकास के लिए प्रबंधन संस्थानों में शिक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की आपाधापी ने मानवता को नुकसान पहुंचाया है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गड़बड़ी उसी का परिणाम है। आज पूरा विश्व इस चुनौती से जूझ रहा है। लाभ अधिक से अधिक बढ़ाने की अवधारणा पश्चिमी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसे प्राथमिकता नहीं दी गई है। भारतीय संस्कृति में उद्यमिता का प्रमुख स्थान है। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि हमारे युवा स्वरोजगार की संस्कृति को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ यूनिकॉर्न हब में शामिल है। हमारे देश की वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है कि परंपरा भी समाज और विश्व कल्याण को बढ़ावा देती है। इस संदर्भ में मैनेजमेंट संस्थानों का कार्य और भी अहम हो जाती है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की आंधी दौड़ में मानवता को हानि पहुंचाई है। जलवायु परिवर्तन और इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस उसी का परिणाम है। आज पूरा विश्व इसी चुनौती से जूझ रहा है। इसी तरह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अवधारणा पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा हो सकती है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस अवधारणा को प्राथमिकता नहीं देगी है। परंतु उद्यमशीलता को भारतीय संस्कृति में प्रतिष्ठा दी गई है। नैतिकतापूर्ण अर्थोपार्जन को पुरुषार्थ माना गया है। आज भारत के युवा स्वरोजगार की संस्कृति को अपना रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या भी 100 से अधिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल AR रहमान और उनके छात्रों द्वारा प्रस्तुत संगीत कार्यक्रम हैंड्स ऑन फायर यानी रिसाइटल में शामिल हुई। AR रहमान और उनके छात्रों की इस प्रस्तुति को देख राष्ट्रपति रोमांचित और मंत्रमुग्ध हो उठी। आइए आपको भी दिखाते हैं इस बेहतरीन प्रस्तुति की कुछ झलकियां।
आगे बढ़ते हैं सुप्रभात में। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय द्विमासिक बैठक बुधवार को शुरू हुई थी। बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी। आज होने वाली घोषणा में गवर्नर शक्तिकांत दास रेपो रेट को यथावत रख सकते हैं। इससे पहले आरबीआई एमपीसी की हुई 4 बैठकों में रेपो रेट को 6.5% पर यथावत रख चुकी है। आखिरी बार रेपो रेट को फरवरी 2023 में बढ़ाकर 6.5% किया गया था। आपको बता दें कि मई 2022 से फरवरी 2023 तक केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट यानी 2.5% की वृद्धि की है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4 महीने के निचले स्तर 4.87% पर आ गई थी। एमपीसी ने अपनी अक्टूबर की बैठक में 2023-24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.4% रहने का अनुमान लगाया था, जो 2022-2023 में 6.7% से भी कम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी पॉलिसी भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत करने की गारंटी है। रूस के पब्लिक ब्रॉडकास्टर आरटी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें पुतिन को पीएम मोदी की तारीफ करते हुए दिखाया गया है, सुना जा सकता है। 45 सेकंड के इस वीडियो में पुतिन को कहते हुए सुना जा सकता है कि रूस और भारत के संबंध लगातार सभी दिशाओं में विकसित हो रहे हैं और इसकी मुख्य गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है। इससे पहले इसी साल जून में एक कार्यक्रम में पुतिन ने मोदी सरकार की मेक इन इंडिया स्कीम की भी जमकर तारीफ की थी। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को बेहतरीन दोस्त भी बताया था। तमिलनाडु में तूफान थम गया है, लेकिन तबाही का मंजर चारों ओर अभी भी बरकरार है। ऐसे में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को दूसरी किश्त के रूप में 450 करोड़ रुपए जारी किए। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल बाढ़ प्रभावित उत्तरी तमिलनाडु का हवाई सर्वेक्षण किया था और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ सहित सभी केंद्रीय एजेंसियां तमिलनाडु में राहत कार्य के संबंध में हर संभव प्रयास कर रही हैं। आपको बताते चलें कि मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ से प्रभावित चेन्नई और इसके आसपास के इलाकों में हुए नुकसान के चलते राहत पैकेज जारी किया गया है। मिचोंग का कहर थमा, मगर चारों ओर तबाही का मंजर। केंद्र सरकार ने जारी किया राहत पैकेज और ये 450 करोड़ रुपए का ये पैकेज था। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े हुए इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 8 दिसंबर साल 1720 को श्रीमंत पेशवा बालाजी बाजीराव भट्ट का जन्म हुआ। उन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिता बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा के पद की जिम्मेदारी के लिए छत्रपति शाहू ने उन्हें अपना पेशवा नियुक्त किया। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद प्रधानमंत्री पद होता था। वे मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के 8वें पेशवा रहे। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य की विजय पताका अपने चरम पर पहुंची। 8 दिसंबर साल 1985 को सार्क की स्थापना हुई। आज ही के दिन 7 दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं ने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इन 7 देशों में शामिल थे मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। अप्रैल 2007 में दिल्ली में सार्क की 14वीं बैठक के दौरान अफगानिस्तान एक नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के विकासशील देशों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में मजबूत करना है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और कल्याण को बढ़ावा देना है। आज के दिन को सार्क चार्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है।
8 दिसंबर साल 1983 में ब्रिटेन के उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सदन की सीधी कार्यवाही टेलीविजन पर दिखाने के पक्ष में मतदान किया। सर्वप्रथम इस प्रस्ताव को सांसद लॉर्ड सोम्स ने सदन के पटल पर रखा, जिसे बहुमत से पारित किया गया। सोम्स चाहते थे कि देश की जनता ये देख सके कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कामकाज कैसे चलता है। इससे पहले संसद सत्र के केवल शुरुआत की ही कुछ झलक जनता देख पाती थी, लेकिन तब अमेरिका जैसे कई देशों में राजनेताओं के बीच होने वाली बहस को टेलीविजन पर दिखाया जाता था। सुप्रभात में आगे बढ़ते हैं। गुजरात के गरबा को अब वैश्विक पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि यूनेस्को ने इसे अपनी खास सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में गुजरात के गरबा को शामिल किया है। इसके बाद भारत के संस्कृति मंत्रालय की ओर से यूनेस्को में गरबा नृत्य का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इसकी कुछ प्रमुख झलकियां। गरबो ने झिले एनो गरबो, गाय एनो गरबो ने झिले एनो गरबो, गरबो गुजरातनी गरवी में रात छे। गरबो गुजरातनी गरवी में रात छे। भारत उत्सव और महोत्सव का देश है। इसी बीच पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के महत्वपूर्ण हॉर्नबिल महोत्सव के 24वें संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। इस वर्ष के महोत्सव के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया भागीदार देश हैं और असम भागीदार राज्य है। इस 10 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में विविधता में एकता की भावना का जश्न मनाते हुए नागालैंड की सभी जनजातियों के कलाकारों की सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रस्तुतियां एक मंच पर देखने को मिलती हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं इस उत्सव की कुछ झलकियां। अपनी कहने वाले बहुत करने वालों से बना के रखनी जी तो रहे हैं सभी, पर ख्वाहिशों से है जिसकी बनती ताकत उसके अंदर बसती।
और इसी के साथ सुप्रभात में मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।